500 रेड के बाद मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे रेड हो गई, इतने हजारों का घोटाला हुआ है, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ, तो पैसा कहाँ गया? एक शख्स जिसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी, जो एक शराब कारोबारी था, 48 घंटे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हुआ है। मेरे ख्याल से आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है। 8 नवंबर को 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के खाते में जमा कराता है शरद चंद्र। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती, अगर उन्हें रिजाइन कर देना पड़ता है आगे आने वाले समय में, तो कौन बनेगा सीएम? दिल्ली की जनता को मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल को जी। आपने वोट भाजपा के कहने पे आप नहीं चूज करोगे कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था। आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनके नेता हैं। तो जब तक जनता का वोट नहीं कहता कि नहीं हमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनने का पूरा हक है और सरकार जहां पे भी वो रहे वहीं से चलाएंगे। आज जितनी ताकत से इंडिया गठबंधन खड़ा है, एनडीए दूर तक वहां पे नहीं पहुंचा है और यही कारण है कि आज अगर मोदी जी चुन चुनकर इंडिया के नेताओं के पीछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी हताशा दिखाता है, घबराहट है कि अगर इंडिया गठबंधन जिस पाथ पे चल रहा है, हाँ समय जरूर लगा सीट शेयरिंग में, कई चीजों में, अगर आप कहेंगे कि क्या सब बहुत अच्छा है, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अब वो हम पार करके एक चेहरे के साथ, एकजुट एक मिशन के साथ हम जा रहे हैं लोगों के बीच में और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार को हम गिराएंगे। 400 पार का मोदी जी ने जो नारा दिया था, मेरे ख्याल से उसमें 1 शून्य उन्होंने बढ़ा दिया था। मुझे लग रहा है 40 पार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि 40 पार होंगे तभी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनकर ये लोग भेज सकेंगे। 21 मार्च की रात दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी का बयान आता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से भी जो है वो सरकार चलाएंगे। जिसके बाद जनता के मन में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके मन में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए और आज इन्हीं सवालों को लेकर के हम सामने बैठे हैं जैस्मीन शाह के सामने, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जितनी भी सवाल है आज उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। सर, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। सर, क्यों गिरफ्तार किया गया दिल्ली सीएम को? देखिए, ये जो आपके मन में सवाल है जी, वो हमारे भी मन में यही सवाल है। पिछले 2 साल से एक फर्जी मुकदमा, जिसको दिल्ली शराब घोटाला भाजपा और ईडी वगैरह बुला रही है, उसके नाम पे 2 साल से जांच चल रही है और इन 2 सालों में लगभग सारी ताकतें जितनी भी केंद्र सरकार के पास है, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियों को छोड़ दिया गया है आम आदमी पार्टी के पीछे। 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है, 1000 से ज्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक जो इस घोटाले को ये लोग कहते हैं कि हजारों का घोटाला है, इसमें एक नए रुपये की रिकवरी नहीं हुई है। 1 रुपए की मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी या उसके किसी नेता या कार्यकर्ता या उसके चपरासी के पास भी पहुंची, उसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सबको भाजपा ने जेल में डाल दिया। तो मेरे ख्याल से देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक ऐसा मुकदमा जिसका ना सिर है ना पैर है, जिसमें कोई रिकवरी नहीं हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं के थ्रू, उसको उन सारे नेताओं को आपने जेल में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका मकसद एक ही हो सकता है कि ये पूरी तरह से एक कोशिश है कि आम आदमी पार्टी, जिसको भाजपा और मोदी जी नहीं हरा पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, दिल्ली में भी कहीं नहीं हमें हरा पा रहे हैं, उसको एक तरीके से पॉलिटिक्स में खत्म करने की साजिश है और यही ये पूरा खेल रचा जा रहा है। सर, आपने अपनी बात में मेंशन किया कि ईडी, सीबीआई जो हैं सबके सब आम आदमी पार्टी के लोगों के पीछे पड़ी है। तो मतलब एक सवाल है मेरा कि क्या भरोसा है आपको ईडी और सीबीआई के ऊपर? वो जो जांच करते हैं उनके ऊपर भरोसा है आपको? देखिए, सवाल आज आम आदमी पार्टी का नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ देश की जनता को लगेगा या आपके दर्शकों को लगेगा अरे ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है। मैं आपके सामने आज केवल तथ्य के आधार पर बात करूँगा। बिल्कुल। देश में जब ईडी और सीबीआई बनाई गई थी तो ये एक अपेक्षा थी कि ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसियां होगी, राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रंग ना देख के अगर कुछ ठोस सबूत है तो ठोस सबूत के बेसिस पे अपना काम करेगी।
2014 से पहला अगर आप ईडी की बात कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे ईडी कटघरे में है कि उसके एक्शंस ऐसे हो गए कि लग रहा है कि उनको भ्रष्टाचार की जांच से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही मतलब है कि विपक्ष को खत्म करना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 तक ईडी ने जितने मुकदमे किए उसमें से 55% विपक्षी पार्टियों के नेता पे थे और 45% यूपीए कांग्रेस के जो नेता उनके ऊपर थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद अगर आप सारे आंकड़े देख लें तो 95% केस विपक्षी पार्टियों के ऊपर हो रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर कोई केस नहीं होता। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात, तमाम ऐसे नेता जिन पर बीजेपी खुद आरोप लगा चुकी है, हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर लंबी सी फहरिस्त उन्होंने जारी करी थी कि इतना बड़ा करप्शन इन्होंने किया है, छगन भुजबल जिनके ऊपर इन्होंने ही अपना केस दायर किया था, अशोक चव्हाण अभी जो भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको तो मोदी जी ने खुद कहा था कि आदर्श स्कैम, विधवाओं के पैसों का लूट अशोक चव्हाण ने किया। तो ये सब नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो इनकी फाइलें गायब हो जाती है, केस ड्रॉप किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आज कुछ बोलने को ज़्यादा रहा नहीं है कि ये एजेंसी क्या वाकई में अपना काम करे या पॉलिटिक्स कर रही है। और जो खास करके जिसको भी थोड़ा भी संदेह होता, वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जो घटनाक्रम रहा है उससे अब ये साफ पता चल जाता है कि ईडी का भी मकसद केवल एकमात्र है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना। और आज सुबह जो हमने बहुत ही एक बड़ा खुलासा किया है उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट एक केस ही सॉल्व हो गया। सर थोड़ा सा बताएंगे आप इस खुलासे के बारे में? देखिए, जो मैं पहले इसे आपको बता रहा था कि आपने मतलब आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि इस घोटाले में आपका नहीं बल्कि भाजपा वालों का हाथ है। बिल्कुल, हम अब तक लगता था कि ये दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरा फर्जी घोटाला है। और क्योंकि 2 साल से जांच चल रही है, कभी ऐसा देश में नहीं हुआ कि 2 साल से जांच चल रही है, 500 रेड हो चुकी है। हमेशा ईडी क्या करती है, जाके गड्डियां दिखाती है पैसों की, देखो हमने इतने जेवरात, हमने खिड़की दरवाजे के अंदर से हमें इतने पैसे मिले। 500 रेड के बाद मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे रेड हो गई, एक चवन्नी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं लगा कि इसमें तो कोई मनी ट्रेल ही नहीं। अगर इतने हजारों का घोटाला हुआ है, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ, तो पैसा कहाँ गया? तो हम भी यही पूछ रहे हैं, 2 साल से ईडी भी यही अपना सर खुजा रही कि पैसा कहाँ गया। अब पिछले 48 घंटे में कुछ एक बहुत ही अजीब चीज, इंटरेस्टिंग चीज बाहर आई है जी। और ये बाहर आई है, ये पता चला है कि एक शख्स जिसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी, जो एक शराब कारोबारी था, उसने दिल्ली शराब नीति के तहत उसकी 4 या 5 दुकानें थी दिल्ली के तहत, और इसको पहले ईडी ने अरेस्ट किया नवंबर 2022 में। मैं तारीख भी बता दूं, 10 नवंबर 2022 को उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि ईडी पहुंच गई उसके घर पे और पूछने लगी कि बताओ आपने अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को कितने पैसे दिए। वो कहता है कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूं, ना कभी मिला हूं और कभी रिश्वत या लेन देन की तो बात ही नहीं है। तो ईडी ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, तो हमने अरेस्ट कर दिया। ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया। अच्छा, अरेस्ट किया तो किया, 10 नवंबर को किया। अब 48 घंटे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हुआ है, मेरे ख्याल से आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है। तमाम प्रयास करे बीजेपी ने, एसबीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि ये डेटा बाहर ना आए, लेकिन प्रभु की कृपा है कि जितने भी पाप भाजपा ने किए थे उसका हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट आज ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ये उनको डेटा बाहर निकालना पड़ा। और इस डेटा में अब क्या निकलता है ये आप समझिए। 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी अरेस्ट होते हैं। 5 दिन बाद 15 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और भाजपा के अकाउंट में जमा करते हैं। ठीक है, ईडी का अरेस्ट होता है। आप कहते हैं कि ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग परस्यू कर रही थी, तो मतलब जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिसको आप कह रहे हैं, अच्छा जब इन्होंने अरेस्ट किया तो पता है क्या कहते हैं शरद चंद्र रेड्डी को? ईडी खुद अपनी चार्जशीट में कहता है ये किंग पिन है इस पूरे मैटर का। इसी बंदे ने एक साउथ की लॉबी बनाई थी और पूरा ओवरसी किया था ये जो घोटाला। तो आपने उस बंदे से 5 करोड़ रुपए की वसूली कर दी 5 दिन के अंदर। अच्छा, मैटर यहां पे खत्म नहीं होता। और सुनिए आप, 15 नवंबर को आपने पैसे दिए, मतलब भाजपा को दिए शरद चंद्र रेड्डी ने। उसके बाद भी भाजपा ने इसको रिहा नहीं किया। उसने बोला इतने आसानी से हम नहीं छोड़ते हैं, ईडी का भी कुछ नाम है, उसका भी कुछ कद है। तो उसने शरद चंद्र रेड्डी को जेल में रखा। 20 जनवरी 2023 को शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि मुझ पर जबरन
फॉल्स स्टेटमेंट साइन करने पे मुझ पर जोर इम्पोज किया जा रहा है, मुझको डराया धमकाया जा रहा है और मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी बोला जा रहा है कि हमारे कहने के अनुसार आप स्टेटमेंट साइन कीजिए। और वो अभी भी कह रहा है, अपने बात पे कायम है। शरद चंद्र रेड्डी। नहीं, ये शरद चंद्र रेड्डी ने ये आरोप किसके ऊपर लगाया है? ईडी के ऊपर लगाया है। ओके। मैटर तो ईडी बनाम शरद चंद्र रेड्डी है। ईडी कह रहा है कि आप आरोपी हो। शरद चंद्र रेड्डी बार बार बोल बोल के थक गया, उसे अरेस्ट भी कर दिया गया, फिर भी कह रहा है कि नहीं, मैं तो इनसे मिला ही नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं अरविंद केजरीवाल से। तो ईडी ने बोला बहुत बढ़िया, तो फिर आप जेल पे सड़ो। ठीक है। तो ये 6 महीने बीत जाते हैं, अप्रैल का महीना आ जाता है, अब 6 महीने हो गए, शरद चंद्र रेड्डी जेल में है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, इनका हौसला टूटता है और उनको सडनली उनकी याददाश्त आ जाती है कि नहीं, मैं जो पहले कह रहा था वो गलत है। अब मुझे याद आ गया कि मैं आम आदमी पार्टी से मैं मिला था और मैंने लेन देन का काम किया था। तो जो ईडी चाहती थी वो स्टेटमेंट उनको 6 महीने के बाद मिल जाता है। और उसके तुरंत बाद मई 2023 में जब इनका बेल एप्लीकेशन लगता है कोर्ट में, तो शरद चंद्र रेड्डी एक मेडिकल ग्राउंड बनाते हैं कि मेरी पीठ में दर्द है। आप ये सुनिए, पीठ में दर्द है। अगर पीठ में दर्द होता है, क्या आपको अपने स्टूडियो से एक दिन की छुट्टी मिलती है? ना मुझे मिलती है, ना आपको मिलती होगी। लेकिन शरद चंद्र रेड्डी को ईडी बोलती है, अरे बाप रे बाप, पता नहीं कितना बड़ा पीठ में दर्द है, इनको तो तुरंत बेल दे दीजिए। तो जैसे उन्होंने अपना स्टेटमेंट में पलटी मारी, ईडी ने उनको बेल दिलवा दी और अगले महीने जून 2023 में वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, मतलब सरकारी तोता, एक अप्रूवर बन जाते हैं। और फिर सब बयान जो भी ईडी कह रही है वो सारे बयान दे देते हैं। अब अंतिम कड़ी इसमें ये होती है कि अभी तक तो उन्होंने केवल 5 करोड़ दिए अरेस्ट होने के बाद। नवंबर 2023, और मैं आपको डेट भी दे दूं क्योंकि आपके दर्शक चाहेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाके सारा इसका डेटा वहां पे है। 8 नवंबर 2023 को शरद चंद्र रेड्डी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी ढेरों कंपनियां हैं। उनकी 3 कंपनियां, औरोबिंदो फार्मा, एपीएल हेल्थ केयर और यूजिनिया फार्मा, इन 3 कंपनियों के द्वारा एक दिन 8 नवंबर को 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के खाते में जमा कराता है ये शरद चंद्र रेड्डी। और ये यहां से ये कड़ी अब आपको साथ में आती हुई दिख रही है कि एक बंदा जिसको आपने किंगपिन कहा केस का, जो पहले से कहता रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं हूं, उसको आपने जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया। और जेल में डालने के बाद वो आपको 55 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल, अब जब कह रहे थे ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, शराब घोटाला में, अगर शराब घोटाला में इन लोग क्या कह रहे हैं बीजेपी। लेकिन आरोप भाजपा भी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाती है अभी, क्योंकि सत्येंद्र जैन काफी लंबे समय से जेल में है। आपके पार्टी के 3 बड़े नेता काफी लंबे समय से जेल में। तो भाजपा का कहना ये होता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए इनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है, जमानत नहीं मिली है। मैं आरोप में तो विश्वास ही नहीं करता। आज मैं आपसे आरोप की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं ना। जब मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले और आपके अकाउंट में, ये तो डेटा इलेक्शन कमीशन ने बाहर किया, तो इसमें कुछ बोलने को कहां रह गया। 2 साल से, अगर देखिए, एक चुनाव, ये जब केस शुरू हुआ तब कुछ भाजपा आरोप लगाती है, तो चलिए ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चल जाएगा। अब 2 साल बीत गए हैं, जैसे मैंने कहा 500 रेड हो चुकी है, एक भी तथ्य बाहर नहीं आया कि जिसमें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने कुछ भी किया हो। लेकिन दूसरी तरफ एक पुख्ता मनी ट्रेल, जो डेटा इलेक्शन कमीशन का है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बाहर आया है, वो दिखाता है कि जो इस केस का किंगपिन रहा है शरद चंद्र रेड्डी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ईडी की चार्जशीट में लिखा है, उसने भाजपा को कुल 55 करोड़ रुपए अरेस्ट के बाद, और ये भी पता चला कि अरेस्ट के पहले भी उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए भाजपा को पहुंचाए थे। आप एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी ट्रेल, ठीक है। मैं आपको अभी से थोड़े समय पीछे लेकर के जाऊंगी, ठीक है सर। और मीडिया को, जनता को कुछ चीजें जो हैं वो फीड की गई थी कि दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने अपने घर में बहुत शानदार पर्दे लगाए हैं, उनका जो घर है वो बहुत काफी सुंदर है, और इस पर बहुत बवाल मचा था। जिसके बाद मतलब मैं चाहती हूँ कि आज, क्योंकि उनकी ईडी ने गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि इस बारे में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बात रखी जाए और इस बात को मतलब कि सेटल डाउन किया जाए फॉर वंस एंड ऑल। देखिए, इसका पहले इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है ना। दिल्ली का कथित शराब घोटाले की जांच इसलिए चल रही थी क्योंकि यहाँ पे ब्राइब का एलिमेंट एलिज किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ चुनावी चंदा लिया है, जिसकी अब तक एक, अगर आपको, अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ कि 60 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी नाम का किंगपिन शराब घोटाले का, अगर इसने 60 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए होते तो आज क्या होता? बवाल हो जाता देश में, खत्म हो जाती आम आदमी पार्टी। अब हम खुद यही कह रहे हैं कि देश का कानून तो भाजपा के लिए भी लागू होना चाहिए।
जिस चीज पे हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये फर्जी शराब घोटाला है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, और अब पता चलता है कि जो उनका किंगपिन है, प्राइम अप्रूवर है, विटनेस है, और जिसके बयान के बेसिस पे कल अरविंद केजरीवाल जी की जो रिमांड ग्रांट हुई थी, पुलिस रिमांड कोर्ट ने, तो ईडी ने प्राइम विटनेस किसको बताया? आप समझिए इसकी बात। प्राइम विटनेस उनका है शरद चंद्र रेड्डी। कह रहे कि शरद चंद्र रेड्डी का बयान मतलब भगवान की वाणी, उसने कह दिया अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। और अब इसका खुलासा अब बाहर आके आता है कि ये शरद चंद्र रेड्डी है कौन। तो ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी देखिए, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का अगर एक मुख्यमंत्री आवास बनता है, उनके ऑफिस बनते हैं, उनके साथ काम करने वालों का सारा कार्यालय बनता है, तो एक खर्चा होता है, और वो उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं है। जो भी कल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो वहीं पे रहेगा। प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस देख लीजिए आप, वो सरकारी पूंजी होती है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। आज देश के सामने इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे एक केस, फर्जी मुकदमे से आप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना चाह रहे हो। एक तरफ आपने कांग्रेस की फंड फ्रीज कर दी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो दूसरी नेशनल पार्टी है उसके पूरे नेतृत्व को आपने जेल में डाल दिया। इन सारी चीजों की टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। नहीं, आप देखिए, कांग्रेस का तो केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सालों से ये मैटर चल रहा था आईटी का, लेकिन जब चुनाव घोषित होते हैं उसके 1 या 2 हफ्ते पहले कहते हैं कि आपका सारा अकाउंट फ्रीज, जाओ आप चुनाव खेलो। सर, इसमें एक और सवाल मेरा जुड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली सीएम की, और अब पिछले काफी लंबे समय से आपके पार्टी के 3 बड़े चेहरे जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, मतलब जेल में है। वो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव है, और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं रिहा किया जाता है, जमानत अगर उन्हें नहीं मिलती है, तो फिर आम आदमी पार्टी का एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि क्योंकि अब आज की जो कड़ी, आज की जो चाबी आम आदमी पार्टी ने देश के सामने रखी है, उससे पूरा ये केस सॉल्व हो जाता है ना। यही एक मिसिंग कड़ी थी कि मनी ट्रेल, इसका पैसा कहाँ गया? मनी ट्रेल, इसका पैसा भाजपा के अकाउंट में पहुंचा। भाजपा भी इसको मना नहीं करी कि हाँ जी हमने शरद चंद्र रेड्डी का 60 करोड़ रुपया लिया, कर लो जो करना है। उनकी यही बात है आज। तो केस पूरी तरह से फर्जी है, खोखला है, और हमें पूरी उम्मीद है, चंद दिनों की बात है, हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट कहीं ना कहीं राहत देगा और अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप कैद कर देते हो और अगर भाजपा को लगता है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये बचकाना और एक बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल महज एक व्यक्ति नहीं है, ये आज एक देश के लिए आदर्श है, वो एक सोच है। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, और मैं कार्यकर्ता ही क्यों कहूँ, आम आदमी पार्टी के जितने तमाम चाहक हैं उनके दिल में बसता है अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो देश की जनता में इतना रोष है, इतना रोष है कि आप देखेंगे कि किस तरह से इसको चुनावी मैदान में भी इनको उल्टा पड़ेगा और कोर्ट में भी आने वाले दिनों में उनको उल्टा पड़ने वाला है। सर, आपने कहा कि अगर वो उनको रिहा नहीं किया जाता है तो भी मतलब आप लोग कम नहीं है, आप लोग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तो इससे अगर मैं पूछूं कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है, और पहले वो मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें मतलब सिटिंग सीएम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती, अगर उन्हें रिजाइन कर देना पड़ता है आगे आने वाले समय में, तो कौन बनेगा सीएम? रिजाइन करने वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो सर, हम तो वो पूछ रहे हैं ना कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि सर समर्थकों को जानना है, बिल्कुल जानना है, दिल्ली की जनता को मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल जी को जी। आपने वोट भाजपा के कहने पे आप नहीं चूज करोगे कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था, आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनके नेता है। तो जब तक जनता का वोट नहीं कहता कि नहीं हमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनने का पूरा हक है, और सरकार जहां पे भी वो रहे वहीं से चलाएंगे। ये जो तानाशाही है, देखो तानाशाह के सामने सबसे आसान चीज होती है घुटने टेक देना, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस मिट्टी से बना है कि ये सारी चीजें बेफालतू हो जाती है। तो जहां पे भी वो रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कभी ये बाध्य नहीं है कि आप सिटिंग सीएम को अगर जेल में डालते हो, कुछ भी मुकदमा, अब तक ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ ना, कन्विक्शन तो दूर की बात है, अभी तो मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, आपने जेल में बस ऐसे ही रात में आए, चोरी छुपे बंद में जेल से सरकार चलाना, दिल्ली चलाना जेल से, क्या ये संभव है? देखिए, 10 साल पहले लोग पूछते थे क्या सरकारी स्कूल को आप प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना सकते हो, क्या संभव है? हमने दिखा दिया संभव है। कह रहे थे कि क्या आप सारे गरीबों को मुफ्त बिजली दे सकते हो, हमने बोला संभव है, लोग नहीं माने, हमने कर दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल वो चीज़ है जो हर संभव चीज़ को संभव कर सकता है। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए देश के लोगों के लिए काम करने का, वो आज उनमें है।
सर लेकिन फिर भी मतलब मैं चाहूंगी कि एक नाम हमें पता चले। देखिए, आप अपनी खुशी के लिए नाम लेना चाहती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूं 110%, हाँ। चाहे भाजपा कुछ भी कर ले, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता और ये अगर कन्विक्शन नहीं ऑब्टेन करते, हमारा जो कहना है वो साफ है कि ये पूरी तरह से फर्जी मुकदमा है। सरकार केजरीवाल की ही बनी रहेगी। केवल दिल्ली के लोगों का हक है अपना मुख्यमंत्री चूज करना, ना कि ईडी और सीबीआई डिक्टेट करेगी कि नहीं अगर आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो मैं जेल में डाल दूंगा और आपसे इस्तीफा दे लो। ये क्या कहाँ की बात हुई? तानाशाही वाली बात हो गई। तो ये मुखौटा इनका निकल रहा है, इनकी हताशा, इनकी बौखलाहट दिख रही है कि एक एक करके आपका केवल मकसद है कि 2024 का चुनाव विपक्षी मुक्त चुनाव रहे, कोई विपक्ष का नेता ही ना खड़ा रहे। लेकिन हमने देखा गठबंधन भी जो है आपका INDI है, वो भी मतलब जब शुरू हुआ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव, मतलब जनता जो थी वो बिलीव कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें से भी कुछ कुछ लोग निकलने और बिखरने लगे। कौन निकलने लगा है? सर अभी बिहार में आप देख लीजिए, एक पार्टी निकली है 26 में से, और सर कौन लेकिन निकला इससे एक मतलब छवि तो तैयार हो रही है ना कि जो पूरा मतलब एक तरफ NDA और जितनी बची हुई पार्टी है उन्होंने INDI। अच्छा मुझे ये बताइए कि मापदंड सेम होने चाहिए। हाँ। INDA और NDA के बिल्कुल। अब आज की खबर है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में समझौता नहीं हुआ, होने वाला था, नहीं हुआ। अकाली दल और बीजेपी, अकाली दल तो पुराना उनका NDA का है, उनके बीच में समझौता नहीं हुआ। आज जितनी ताकत से इंडिया गठबंधन खड़ा है, NDA दूर तक वहां पे नहीं पहुंचा है। और यही कारण है कि आज अगर मोदी जी चुन चुनकर इंडिया के नेताओं के पीछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी हताशा दिखाता है, घबराहट है कि अगर इंडिया गठबंधन जिस पाथ पे चल रहा है, हाँ समय जरूर लगा सीट शेयरिंग में, कई चीजों में। अगर आप कहेंगे कि क्या सब बहुत अच्छा है, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अब वो हम पार करके एक चेहरे के साथ, एकजुट एक मिशन के साथ हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार को हम गिराएंगे। सीट्स की भी बात अब बता ही दीजिए। सीट्स? हाँ, कितनी सीटें? हमें देखिए 23 सीटें हम लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं, कितनी सीटों पर जीत दर्ज? हाँ देखिए 400 पार का मोदी जी ने जो नारा दिया था, मेरे ख्याल से उसमें 1 शून्य उन्होंने बढ़ा दिया था। मुझे लग रहा है 40 पार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि 40 पार होंगे तभी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनकर ये लोग भेज सकेंगे। जितनी भी मेरे ख्याल से डाउट था, और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, कि जितना भी डाउट था लोगों के बीच में कि इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए या फिर मोदी जी को, आज जो देश के हालात बन गए, दुनिया भर में जब से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, दुनिया भर की प्रेस और मीडिया में एक फीलिंग आ गई है कि देश, भारत जैसा देश जिसके लोकतंत्र पे हमें नाज हमेशा था और देश को नाज था, आज वहां पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या ये तानाशाही रूप आपने खड़ा किया, क्योंकि एक बड़ी विपक्षी पार्टी का आप अकाउंट फ्रीज कर देते हो ठीक चुनाव के पहले, दूसरी विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाल देते हो, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सारी रणनीति शायद रशिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर से ही भाजपा को मिलती होगी, और हमारे देश के लोग कभी नहीं चाहते कि लोकतंत्र पे कभी कोई आँच आए। तो हमें बहुत उम्मीद है, बहुत अपेक्षा है कि लोग ये देख रहे हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है, और इसका जवाब हमें कोर्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले या इसी दौरान लोग भी अपने मत के थ्रू इसका जवाब दें। तो बहुत ही कम शब्दों में शाह साहब ने हमें बता दिया कि क्या है आम आदमी पार्टी का आगे का प्लान, कैसे वो चुनाव में लड़ने वाले हैं, कैसे वो NDA को मात देने वाले हैं। सीटों की बात आपने नहीं की, आपने नहीं बताया कि कितनी सीटें आपकी तरफ। नहीं, मैंने NDA का बता दिया कितना अच्छा, मिलेगा, तो बाकी जो छूट गया मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो छूट जाता है वो हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली आपसे। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको APP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।